तो यहाँ पे हमारा पार्ट ए खत्म होता है, पार्ट हमारा बी शुरू होता है, विच इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। Financial statements are prepared on certain basic assumptions, prerequisites, known as provisions of Companies Act 2013, accounting standards, postulates and basis of accounting. Provisions of Companies Act, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो अजम्पशंस नहीं होती हैं कभी भी, वो लॉज या फैक्ट्स होते हैं जो कि लिखे गए हैं और वो हमें फॉलो करने होते हैं, वो अजम्पशंस नहीं होती कभी भी। तो इसका आंसर है सी, पोस्टुलेट्स। और पोस्टुलेट्स का मतलब ही होता है कि ये अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो अजम्पशंस नहीं है, वो हमें माननी पड़ती हैं, अज्यूम नहीं करते उसको कभी भी हम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हमें मानने पड़ते हैं और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी हमें मानना पड़ता है, ये अजम्पशंस नहीं होती है कभी भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका ऑप्शन में। और फर्स्ट, क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो, बिल्कुल भी नहीं, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्विक रेशियो कभी भी करंट रेशियो से ज़्यादा नहीं हो सकती है, उसकी इक्वल हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो अगर ये है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, और ऑल आर करेक्ट में भी फर्स्ट है, तो इसका आंसर सी है कि सेकंड और थर्ड करेक्ट है। अब यहाँ पे हमें सेकंड और थर्ड पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर इफ़ यू आर श्योर कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो डेफिनेटली इनकरेक्ट है और क्वेश्चन में हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन चेक कर लो, जिन जिन ऑप्शन में फर्स्ट पॉइंट गिवन है वो सारे ऑप्शंस गलत होंगे क्योंकि फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे ऑल आर करेक्ट लिखा गया है, ऑल आर नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो ये तीन ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट हो गए, बच गया सी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो बिना पढ़े हम यहाँ पे सेकंड और थर्ड को करेक्ट बोल सकते हैं। 28th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, 10% डिवेंचर्स गिवन है और 10% डिवेंचर्स का अमाउंट है 1 करोड़ रुपीज़, टैक्स रेट है 40%। अब जो हमारी हायरार्की होती है वो होती है EBIT या PBIT, ठीक है, इसको PBIT भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इससे माइनस करते हैं इंटरेस्ट, इससे आता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इससे हम माइनस करते हैं टैक्स और फिर आता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, और ये जो आंसर आता है ये टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसे इसका आंसर आता है। तो हमको ये आइटम चाहिए EBIT और ये इंटरेस्ट चाहिए, दोनों मिल जाएंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। बट क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT, या उसको हमने जो बोला वो EAT है। PAT गिवन है 12 लाख रुपए का, ये हमें गिवन है 12 लाख रुपए का, हमको ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। इंटरेस्ट तो हम इजीली निकाल सकते हैं, 1 करोड़ का अमाउंट है और 10% का इंटरेस्ट है, तो ये अमाउंट हो जाएगा 10 लाख रुपए का। तो इंटरेस्ट तो बाय डिफॉल्ट 10 लाख रुपए है हमारा, तो ये हो जाएगा EBIT अपॉन में 10 लाख रुपए, और 10 लाख यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, माइनस होगा यहाँ पे तो हमने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे। टैक्स रेट गिवन है 40%। जो हमारा सीक्वेंस है वो हमेशा चलता है डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे, बट अगर हमें ये निकालना हो तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सॉरी, ठीक है। तो अगर हम चल रहे हैं ऊपर से नीचे, तो जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स है और जो टैक्स है, टैक्स जो होता है वो हमेशा इसका परसेंटेज होता है। मान लो EBIT 10 लाख रुपए है एग्जाम्पल के तौर पे, और टैक्स रेट 40% है, तो 10 लाख का 40% 4 लाख रुपीज़,
तो ये अमाउंट आ जाता 6 लाख रुपीज़ का। ये हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं। तो टैक्स रेट जो होता है वो हमेशा अर्निंग्स बिफोर टैक्स का परसेंटेज होता है। नॉर्मली अगर हम इसको देखें तो ये था 100% क्योंकि ये बेस था, ये निकला 40%, तो जो हमारा आंसर आया वो आया 60%। ठीक है, 100% में से अगर 40% माइनस किया तो कितना बचा? 60% बचा। ठीक है, तो हमें टैक्स रेट 40% गिवन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 12 लाख रुपए का। तो अमाउंट अभी फिलहाल चेंज करते हैं, ये 12 लाख रुपए का अमाउंट है। बारह लाख की वैल्यू 60% है, ठीक है, या 60% की वैल्यू 12 लाख है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड कर देंगे 12 लाख अपॉन में 60। हमें क्या चाहिए? 40% या 100%। तो 40 निकाल लेते हैं। 40% की वैल्यू कैसे निकलेगी? 12 लाख डिवाइडेड बाई 60, ये था 1%, इंटू कर देंगे 40 से, तो 40% की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये अमाउंट आएगा 8 लाख रुपए। ये बन गया 8 लाख रुपए। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए था? 20 लाख रुपए होना चाहिए था, क्योंकि 20 लाख में से जब 8 लाख माइनस करेंगे तो अमाउंट बचेगा 12 लाख, और टैक्स रेट 40% था, ये अमाउंट 20 लाख है। अगर हम 20 लाख का 40% निकालें नॉर्मल, तो अमाउंट आएगा 8 लाख रुपए, जो कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 8 लाख रुपए। तो क्रॉस वेरीफाई भी हो रहा है, जो हमने अमाउंट निकाले हैं वो एग्जैक्ट ठीक निकाले हैं। तो 20 लाख माइनस 8 लाख 12 लाख, यहाँ आते हैं, ये अमाउंट आएगा 30 लाख रुपए का। 30 लाख कैसे? 30 लाख माइनस 10 लाख इज 20 लाख। ईजी है। जो हमारे स्टेप्स डाउनवर्ड चल रहे हैं उनको हमने रिवर्स किया, अपवर्ड लेके गए, तो हमारी ऐसे अमाउंट बने हैं। EBIT आ गया 30 लाख रुपए का और इंटरेस्ट हमें 10 लाख गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम इतना इसलिए लगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तुम लोगों का ये आंसर फटाफट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो फटाफट होगा ये प्रैक्टिस से आएगा। 30 लाख ये हो गया 3 टाइम्स, जब कटेंगे ये आंसर आएगा 3 टाइम्स, तो इसका आंसर है 3 टाइम्स। 29th क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बाई एल्बर्ट कंपनी लिमिटेड ऑफ ₹5 लाख फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू थेफ्ट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। किस मैनर में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम मिला 5 लाख रुपए का, ठीक है, फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हुई हमारी फर्म में, हमारी कंपनी में, और 5 लाख रुपए की मशीनरी चोर लेके चला गया। इसका इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल रहा है। तो इस इंश्योरेंस क्लेम, पहली बात तो ये कि ये हमारा होगा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इंश्योरेंस क्लेम जो मिल रहा है लॉस ऑफ मशीनरी की वजह से, वो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो होती हैं वो अगर एक्सपेंस की नेचर में है तो उसे प्लस करते हैं, लेकिन अगर रेवेन्यू की नेचर में है तो उसे माइनस करते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, और अगर एक्सपेंस के नेचर में होता है, खर्चे या लॉस के नेचर में होता है तो प्लस करते हैं, लेकिन रेवेन्यू, इनकम या प्रॉफिट के नेचर में है तो उसको माइनस करते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है? इंश्योरेंस क्लेम हमको मिल रहा है, रिसीव हो रहा है। रिसीव हो रहा है तो ये नेचर वाइज रेवेन्यू के नेचर में है, और अगर रेवेन्यू के नेचर में है तो उसे करेंगे हम माइनस। ठीक है, और कौन सी एक्टिविटी में करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इंश्योरेंस क्लेम मिला तो ये है, होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो इसे हम करेंगे सब्सट्रैक्ट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये ए और सी तो नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर हमें ऐड बोलने को बोला गया है, हमें माइनस करना है इसको, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, एंड एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑल्सो एंड इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब मशीनरी जो है वो हमारा एसेट है, और एसेट्स जो होते हैं उनको हम डील करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। और यहाँ पे ठीक है, एक तो ये कि हमारा मशीनरी जो थी वो चोरी हो गई और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल रहा है, तो एक तरीका देखने का तो ये है कि हमें एबनॉर्मल लॉस हो रहा है,
दूसरा तरीका क्या है कि हम ये सोच सकते हैं कि हमारी मशीनरी बिक रही है, बेच दी हमने मशीनरी और बेच के पैसा मिल रहा है, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो अगर बेच के पैसा मिल रहा है तो टेक्निकली इनफ्लो है अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो उसका आंसर होगा डी, ना कि बी, क्योंकि मशीनरी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कभी शो नहीं करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसके जो अदर आइटम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, वो सब शो करते हैं। एसेट का सेल परचेज कभी शो नहीं करते वहाँ पे, तो इसका आंसर डी होगा। Next is a company issued 20,000 9% debentures of 100 each at 10% discount. These debentures were to be redeemed at 15% premium at the end of 5 years. The balance in securities premium account as on the date of issue was rupees 3,70,000. How this transaction will be reflected in cash flow statement? इसके बारे में अभी हमने ऊपर बात करी थी कि अगर कोई भी लॉस होता है कंपनी को, चाहे वो इशू के टाइम पे है चाहे वो रिडम्पशन के टाइम पर है, वो लॉस को हम राइट ऑफ करते हैं सबसे पहले प्रीमियम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। उसके बाद अगर लॉस कम्प्लीटली राइट ऑफ नहीं होता है तो फिर हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो यहाँ पे 10% के डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं जो कि हमको लॉस है, और 15% के प्रीमियम पे रिडीम करेंगे वो भी लॉस है हमको। तो अमाउंट कितना है, 20,000 और 100 रुपये का डिवेंचर है, अमाउंट हो गया 20 लाख रुपीज़। 20 लाख का 10% कितना हो गया, 2 लाख रुपीज़, जो कि 10% डिस्काउंट है। और अगेन 20 लाख का 15% कितना होता है, 3 लाख रुपीज़, ठीक है। टोटल लॉस कितना हो गया, 5 लाख रुपए का, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा कितना पड़ा हुआ है, 3,70,000 रुपये का। तो यहाँ से हम इतना पूरा का पूरा पैसा यूज़ कर लेंगे 5 लाख के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। ये पैसा यूज़ करने के बाद भी 1,30,000 का लॉस और बच जाता है, जो कि हम राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है नॉर्मली कैश फ्लो में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ठीक है। और लॉस है, अभी हमने सेम ऊपर बात करी थी कि एक्सपेंस होता है, चाहे वो ऑर्डिनरी है चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्सपेंस या लॉस या खर्चे के नेचर का है तो ऐड करते हैं, रेवेन्यू के नेचर का है तो माइनस करते हैं। तो मतलब ये जो लॉस है, सिंस ये एक लॉस है तो इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, 1,30,000 रुपये का। तो बी और डी तो ऑप्शन नहीं है। एडिड रुपीज़ 130 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, एडिड रुपीज़ 130 अंडर, ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम है। एंड इनफ्लो ऑफ 18 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इनफ्लो ऑफ 20 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बात हो रही है इशू ऑफ डिवेंचर्स की। डिवेंचर हमने इशू किए हैं 20,000 डिवेंचर, 100 रुपये का है, अमाउंट कितना हुआ, 2 लाख का अमाउंट हुआ। 2 लाख का अमाउंट हमें रिसीव होना था, लेकिन 20 लाख का अमाउंट हमें रिसीव होना था, लेकिन 2 लाख का लॉस भी तो है डिस्काउंट वाला। तो एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ, 18 लाख रिसीव हुआ। तो इसका आंसर सी है, 18 लाख रुपए अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हो गया। इसके अलावा आगे 30th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट्स के सेल से कितना हमें प्रॉफिट हुआ, हमें वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा एसेट का अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो अकाउंट 11th क्लास में सीख के आए हैं। इक्विपमेंट अकाउंट, एसेट्स का अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा, तो टू बैलेंस बी डी बाई बैलेंस सी डी। ओपनिंग बैलेंस गिवन है 3 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख का, 3 लाख और 2 लाख, ये हो गया। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 21-22 40,000 रुपये का, तो यहाँ कर देंगे बाई डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कितने हैं, 30,000 रुपये। परचेज हो तो डेबिट साइड आ जाएगा, टू परचेज, ये एग्जैक्टली
हमने 11th क्लास में पढ़ा था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर, और अगर तुम लोगों ने कैश फ्लो पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे तुम लोगों ने दोबारा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको स्किप कर देना, अगेन आगे बढ़ना। लास्ट पार्ट कह रहा है पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000। अगर एसेट की सेल पे प्रॉफिट होता है तो वो इस साइड जाएगा, लॉस होगा तो वो इस साइड जाएगा। प्रॉफिट हो तो यहाँ पर डाल देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हुआ 12,000 रुपये का, बस अब प्लस माइनस करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। इनफ्लो ऑफ कैश बाई सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स कितने रुपए के बेचे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई परचेज, नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे बाई बैंक आएगा, मैंने परचेज लिख दिया यहाँ पे। टू बैंक अकाउंट आएगा परचेज के लिए और बाई बैंक अकाउंट सेल के लिए। तो इस साइड को प्लस करेंगे, इस साइड को प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे इससे। अमाउंट हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1,02,000 रुपये। भी हमारा ऑप्शन है बी, 1,02,000 रुपये। ठीक है। 31, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड्स इफ एनी इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। करंट मैच्योरिटीज टू लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है, ये हमारे करंट लाइबिलिटीज होती हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिक्स एसेट्स, प्रोविजन फॉर वारंटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इनकम रिसीव इन एडवांस, करंट लाइबिलिटी। कैपिटल एडवांसेस, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये आएंगे लोन्स एंड एडवांसेस में, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करंट एसेट का पार्ट बनती हैं। ठीक है, इसका देख लेना एक बार। 33, Lala Limited and Bala Limited use different accounting policies for various inventory valuation. These variations leave a big question mark on the cross-sectional analysis and comparison of these two firms was not possible. Identify the limitation of ratio analysis highlighted in the above situation. Also explain any two other limitations of ratio analysis apart from the identified above. तो यहाँ पे बेसिकली हमको अकाउंट रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियोज की लिमिटेशंस के बारे में बात करना है कि ऊपर किसके बारे में बात हो रखी है, और उसके अलावा दो और लिमिटेशंस के बारे में बताना है। ऊपर की बात हुई है वो वेरिएशंस के बारे में बात हो रही है कि वेरिएशंस होती है अकाउंटिंग के डेटा को रिकॉर्ड करने में, उसकी वो भी एक लिमिटेशन है, उसके बारे में बात हुई है। और दो और बतानी है तो वो बुक में आंसर गिवन है, देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। 33, Determine return on investment and net asset turnover ratio from the following information. Return on investment, ROI जिसको हम बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इंटू 100% के लिए। और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स या नेट सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं, इन्फॉर्मेशन गिवन है, इजीली निकल जाना चाहिए, फाइंड आउट करना है इसको। और वाले में कह रहा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज 0.3:1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव, डिक्लाइन और विल हैव नो चेंज ऑन द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली किए गए होंगे तो इनको ट्राई करना। लास्ट क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। Ashna, an alumnus of CBSE school, initiated her startup SmartPay in 2015. SmartPay is a service platform that processes payment via UPI and POS, point of sale, and provides credit or loans to their clients. During the year 2021-2022, SmartPay issued bonus shares in the ratio of 5:1. बोनस शेयर इशू किए 5:1 की रेशियो में बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स, मतलब जिन लोगों के पास 5 शेयर है उनको एक बोनस शेयर मिल रहा है। The profit of SmartPay in the year 2021-2022 after all appropriations were rupees 7,50,000. This profit was arrived after taking into consideration the following items: interim dividend, depreciation on machinery, loss on machinery due to fire, ये है abnormal loss, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीनरी, ये है एबनॉर्मल प्रॉफिट, इसी का एग्जैक्ट है कि ये लॉस हुआ और उसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्लेम हमको मिल गया। इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रिसीव और टैक्स रिफंड, ये भी हमारा एबनॉर्मल गेन होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर करंट ईयर गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 10 लाख, करंट ईयर 12 लाख। प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीवियस ईयर 5 लाख, करंट ईयर 3 लाख। रिजर्व सेम अमाउंट है, कोई चीज़ नहीं आ रहा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्रीवियस ईयर 1 लाख, करंट ईयर 1.5 लाख। कैश इन हैंड
घट रहा है 3 लाख से 2 लाख, मशीनरी 2 से 3 हो रही है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3 से 4 हो रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 2 से 2.5 हो रहा है, गुडविल 80 से 30 हो रही है, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स 60 से 80 हो रहा है। गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹20,000, 20,000 रुपये की गुडविल परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर। Proposed dividend for the year ended 31st March 2021 was rupees 1,60,000 and for the year ended 31st March 2022 was rupees 2 lakh। AS4 जो कि आइटम्स होती हैं बैलेंस शीट बनने के बाद, उसमें ये अमेंडमेंट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं कि इसमें अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को ही लेते हैं, बाकी डिविडेंड को मतलब करंट ईयर के डिविडेंड को हम नहीं लेते हैं उसमें। तो ये 2 लाख रुपए हमारे लिए इन्फॉर्मेशन यूजलेस है, इसका हमें कुछ नहीं करना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैं सिर्फ फर्स्ट वाला पोर्शन करके दिखाने वाला हूँ, बाकी पोर्शन उसके बाद ईजी हो जाएगा, तो वो ट्राई करना तुम्हें एक बार। तो जब भी हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जब भी हम ये निकालते हैं तो हम कुछ आइटम्स लेते हैं, प्लस माइनस करते हैं उसको। सबसे पहले होती है प्रॉफिट, जो कि हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसमें हम चीज़ों को ऐड करते हैं। कौन कौन सी आइटम्स होती हैं? ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, ये दोनों मेड वाले होते हैं। मेड का मतलब होता है इन जनरल प्रीवियस ईयर, सॉरी करंट ईयर, नॉट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ठीक है। और इसके बाद आता है रिजर्व हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड्स हो गए। उसके बाद आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं प्लस होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवेन्यूज़ हैं तो ये माइनस होते हैं, लेस होते हैं। तो ये माइनस कर देंगे, इनको हम लेस कर देंगे। अब नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 7,50,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर लिख दिया 7,50,000 रुपीज़। ट्रांसफर टू रिजर्व के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन रिजर्व का अमाउंट चेंज नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। जनरल रिजर्व 1.5 लाख और 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, तो रिजर्व का अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, तो रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड में अमाउंट जाएगा करंट ईयर का, मैंने बोला था मेड जो होता है वो करंट ईयर का अमाउंट होता है। तो 2022 हमारा करंट ईयर है, 80,000 का अमाउंट है, डाल देंगे यहाँ पे 80,000, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड मेड, टेक्निकली मेड का मतलब होता है करंट ईयर, लेकिन डिविडेंड के केस में, प्रपोज डिविडेंड के केस में हम करंट ईयर के आइटम को पिक नहीं करते, कभी भी हम प्रीवियस ईयर के आइटम को पिक करते हैं। तो हम यहाँ पे अमाउंट लेंगे 1,60,000 रुपये, ये अमाउंट आ गया 1,60,000 रुपये का। इंटरम डिविडेंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन थी कहीं पे, ये रहा इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000 रुपये। अब लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर 20,000 रुपये, ये हमारा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, खर्चा, नुकसान 20,000 रुपये का, ठीक है, ये भी हमने ऐड कर दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवेन्यू, जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला, हमने पिछले क्वेश्चन में भी सेम किया था, इंश्योरेंस क्लेम को हमने माइनस किया था क्योंकि वो हमारा एक रेवेन्यू था, 10,000 रुपये का हमने माइनस कर दिया। और टैक्स का रिफंड, हमने टैक्स पे किया, उसका रिफंड आ गया, वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होती है, रेवेन्यू है क्योंकि रिफंड आया है, तो इसको भी हम माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको भी हम माइनस करेंगे। तो ये जो अमाउंट प्लस माइनस करेंगे उसका अमाउंट आएगा 10,70,000 रुपीज़। ये आइटम जो, ये अमाउंट जो आया है 10,70,000 का, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, नॉर्मल एक्सपेंस की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं, क्योंकि रेवेन्यूज आता है उसको माइनस कर देते हैं और फिर निकाल देते हैं
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का प्रॉफिट। तो बाकी के जो ऑप्शन हैं वो ऐसे होंगे। फर्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी था तो मैंने बता दिया। बाकी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट पड़ा हुआ है तो बाकी ऑप्शंस इजीली हो जाने चाहिए। तो ये वाला पोर्शन यहीं तक था। बाकी इसके अलावा जो भी और आगे वीडियोस आएंगे वो देखते रहना, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।